बच्चों इसके बाद आती है कानूनी व्यवस्था। उस अंग्रेज़ी शासकों की कानून व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो कानून व्यवस्था थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में न्याय प्रणाली को यूरोपीय न्याय व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया। मतलब जो भारत की जो न्याय प्रणाली थी उसको किसके अनुरूप बना दिया, जो यूरोपीय देश मतलब जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेज़ थे, उनके नियम और कानून के अनुसार ही वहाँ की भारत की न्याय व्यवस्था को उसी की तरह बना दिया गया, जिसमें प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन से एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए, मतलब कोर्ट स्थापित किए जिसमें यूरोपीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी और प्रत्येक न्यायालयों में फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट की दीवानी और फौजदारी शाखाओं में की जाती थी। अब परिवर्तनशील दशाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता के लिए प्रगतिशील कानून बनाए गए। कैसे कैसे अलग अलग कानून बनाए गए, न्याय व्यवस्था के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। जैसे कि कोई भी जब भारत प्रगतिशील हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो उसी की तरह जो उसके कानून थे, उसकी जो न्याय व्यवस्था थी, उसको भी धीरे धीरे बढ़ाया गया। फिर सन 1833 ईस्वी में भारत की विधि आयोग का गठन करके न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ ढांचा बनाया गया। कब बनाया गया? ये 1833 में हुआ और इसकी 1833 में न्यायालय की स्थापना किए गए और उसके न्यायालय को आसानी से सभी को आसानी से न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए इसका प्रयास किया गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, न्याय व्यवस्था का एक सुदृढ़ ढांचा बनाया, मतलब न्याय व्यवस्था को एक मजबूती दी और भारत में हर सभी न्यायालय में भारत में जो सभी विधि है, विधि मतलब जो न्याय है, उस कानून है, उसकी स्थापना की गई तथा उसी के अनुसार ही शासन लागू किया गया। उसे भारत को क्या कहा गया? भारतीय कंपनी बहादुर कहा गया। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों के लिए अलग अलग न्यायालय और अलग अलग न्यायाधीश रखे जाते थे। भारत में जितने भी अंग्रेज़ थे उन सभी के लिए न्यायालय अलग अलग होते थे और वहाँ के न्यायाधीश थे वो भी अलग अलग होते थे। अब बच्चों इसके बाद हम लोग आता है कि भारत पर जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा। मतलब जो भारत पे जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ उसका हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या सुधार हुए, क्या कमियां आई, क्या चीज़ का नुकसान हुआ, किस चीज़ का फ़ायदा हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारतीय वासी एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का भार ढो रहा था। इस प्रशासन का भारतीय के जीवन में एक पहलू गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासक का एकमात्र लक्ष्य भारत में ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। मतलब जो ब्रिटिश शासक थे, जो अंग्रेज़ थे, उनका भारत में रहने का एकमात्र लक्ष्य क्या था कि वो भारत में रहने वाले जो अंग्रेज़ हैं उनके हित मतलब उसके फ़ायदे की रक्षा कर सकें और अंग्रेज़ों के कार्यों और उनकी नीतियों को भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित किया। भारतवासियों को इस कुशासन, न्याय और पक्षपात का आर्थिक शोषण झेलना पड़ा। भारत को क्या क्या झेलना पड़ा? कुशासन मतलब जो बहुत ही बुरा शासन करना है, उसका अन्याय झेलना पड़ा। उनके बीच में पक्षपात होता था, आर्थिक उनका शोषण होता था, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ा। इसी में सबसे पहले आता है सामाजिक जीवन का प्रभाव। अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश शासक का हमारे देश के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जिस समय भारतीय में ब्रिटिश शासन काल आया था उस समय भारत में बहुत सारे अंधविश्वास और अनेक रूढ़िवाद ग्रसित था। हमारे देश में क्या क्या होता था? सती प्रथा की व्यवस्था थी, कन्यावध मतलब कि छोटे ही समय में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, नरबलि, पुरुषों की बलि दी जाती थी, अंधविश्वास और कुप्रथाएं, ये सारी चीज़ें इसमें प्रमुख थी। ब्रिटिश शासकों ने मानवतावाद और नैतिक के आधार पर भारतीय समाज में इन कुरीतियों और अंधविश्वासों को मुक्त किया। तो अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों के शासन में जो भारत में जो बहुत सारी कुप्रथाएं और रूढ़िवाद थी, जैसे कि सती प्रथा है और कन्यावध है, बच्चों को मार देना। कन्यावध में वो आता है कि लड़कियों को मार देना और बालिका वधू मतलब कि बहुत ही छोटे बच्चों की शादी कर देना और ये सारी कुप्रथाएं थी। तो अंग्रेज़ का शासन ने इन सब चीज़ों से भारत को मुक्त किया, इन सब अधिकारों को, अंधविश्वासों को कम कर दिया। फिर उसके बाद सन 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर ये सब क्या किया गया, एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया और समाज में अंधविश्वासों के अंधकार से ज्ञान और प्रगति के आलोक की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर का अवसर प्रदान किया। मतलब जो भारत में 1829 ईस्वी में ये ऐसे कानून बनाए गए
कि उसमें ये सारे पुराने जो अंधविश्वास है उसको अगर कोई कर रहा है तो वो एक दंडनीय अपराध होएगा और उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी। अब उसके बाद आता है मैकाले, लॉर्ड मैकाले ये क्या थे? ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने ये कहा कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, सभी लोगों को अंग्रेज़ी की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, उसकी रूढ़िवादिता है या भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, इस सब चीज़ों को उसने गलत करार किया। उन्होंने कहा था जो अंग्रेज़ी शिक्षा है वही सर्वोपरि है और जो पाश्चात्य शिक्षा है या पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न जिसमें अंग्रेज़ लोग आते हैं, तो वेस्टर्न वहाँ की सभ्यता, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसी को सर्वोपरि माना गया है। इसी में एक राजा राममोहन राय भी आते हैं जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक है। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा, तो पाश्चात्य शिक्षा से मतलब समझ गए ना आप लोग, पश्चिमी शिक्षा मतलब जो अंग्रेज़ लोग जैसे शिक्षा करते थे उसी के लिए। सन 1854 ईस्वी में वुड का एक घोषणा पत्र आया जिसमें कि भारत में शिक्षा की प्रगति के नए द्वार खोल दिए। इसमें हर प्रांत में शिक्षा के विभागों की स्थापना की गई और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बनाए गए? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, इन सभी जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जहाँ पर नए नए चीज़ों की व्यवस्था की गई और भारत के लिए जो शिक्षा का था वो विज्ञान की ओर और अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत भाषा शिक्षण की पद्धति अपनाई। तो संस्कृत भाषा की पद्धति किसने अपनाई? अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति मैकाले के द्वारा की गई थी और जो संस्कृत भाषा शिक्षण है वो किसके द्वारा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा हुई। इसके बाद इन्होंने विधवा पुनर्विवाह सन 1850 में पारित करवाकर बाल विधवाओं का नवजीवन प्रदान किया है। विधवा पुनर्विवाह कब से स्टार्ट हुआ? 1850 में। इन्हीं के द्वारा मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया और जो विधवा हैं उनकी दोबारा शादी करने के लिए प्रेरणा के लिए ये बाल विधवाओं को जो एक नया जीवन प्रदान किया। इसके बाद बच्चों आता है हमारा आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ब्रिटिश सरकार की आर्थिक कूटनीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कंपनी क्या करती थी? अपने निजी फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ों के व्यापारिक हितों को बढ़ावा दे रही थी और उनकी आर्थिक नीति के लक्ष्य भारतीय को शोषण करने और ब्रिटिश सरकार को अधिक लाभ पहुँचाना था। उनकी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि भारतीयों का शोषण किया जाए और जो ब्रिटिश सरकार है उसको फ़ायदा मिले। भारतीयों को शोषण करना और ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, यही उनकी कूटनीति थी। तो उसके द्वारा जो भारतीयों के जीवन पर जो प्रभाव हुआ उसमें आर्थिक जीवन क्या प्रभाव हुआ? मालगुजारी व्यवस्था आ गई, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आ गई, रैयत वाली व्यवस्था आ गई और महल वाली व्यवस्था आ गई। इन सभी के द्वारा ही भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। बच्चों इसके बाद आता है उद्योग और व्यापार पर हमारा क्या प्रभाव हुआ। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ क्या करते थे। अंग्रेज़ अपनी कूटनीति अपनाकर भारत से कच्चे माल को ले जाते थे। भारत के तैयार मालों को मतलब जो भारत से जो रॉ मटेरियल मिलता था वो इंग्लैंड ले जाते, इंग्लैंड में सस्ते दामों पर बेचते जिसमें 70 से 80% सीमा शुल्क ला दिया जाता था, जिससे अंग्रेज़ क्या करते थे उसकी खपत समाप्त हो गई। वे भारत से सस्ते मूल्य पर कच्चा माल ले जाते, इंग्लैंड में तैयार करते और भारत में आके उसको बेच देते। वो भारत से किस तरह से व्यापार करते थे? वो भारत से जो कच्चा माल है वो बहुत सस्ते रुपए पे ले जाते थे और इंग्लैंड में उस चीज़ से तैयार करके कपड़ा निर्मित करके वो वापस यहीं पे लाकर भारतीयों को महंगा बेच देते थे। तो वो क्या कर रहा है, उन्होंने सस्ता माल ख़रीदा भारत से, फिर वो इंग्लैंड ले गया, वहाँ से मशीनों द्वारा उन्होंने कपड़े तैयार किए और फिर वही चीज़ वापस आके भारतवासियों को महंगे दामों में बेच दिया। इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ उनको फ़ायदा होता था और भारतीयों को नुकसान होता था। इससे भारत के उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए, शिल्प और श्रमिक बेरोज़गार हो गए। उनकी कृषि का उत्पादक एक बस्ती बनकर रह गया था जिसमें सस्ते मूल्य पर सिर्फ कच्चा माल उगाया जाता था और उनके तैयार मालों को उच्च मूल्य पर बेच दिया जाता था। औद्योगिक क्रांति, जहां इंग्लैंड के उद्योग, शिल्प, वाणिज्य इसके लिए वरदान साबित हुई। औद्योगिक क्रांति के द्वारा इंग्लैंड
के उद्योग और शिल्प वाणिज्य को वरदान, मतलब वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जबकि उसी जगह पर भारत के लिए वो अभिशाप बन गया। भारतीय वासियों को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए वो क्या हो गया, वो अभिशाप बन गया। आर्थिक शोषण ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीयता जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका आर्थिक शोषण हो रहा था, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और फिर भारत में निर्धनता, बेरोजगारी, शिल्पों के विनाश के लिए अंग्रेज़ों को ही उत्तरदायित्व माना जाता था। धीरे धीरे यह असंतोष जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का एक ज्वालामुखी बनकर लपकने लगा। यह जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई, जो भी क्रांति हुई, उसके लिए ये जिम्मेदार था। इसके बाद बच्चों आता है परिवहन और संचार की व्यवस्था। उस समय परिवहन की क्या व्यवस्था थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन का निर्माण कराया। रेलवे लाइन का निर्माण सबसे पहले किसने कराया, लॉर्ड डलहौजी ने कराया। तो ये डाक और तार व्यवस्था, मतलब भारत में पोस्ट होना या तार की व्यवस्था करना, इसका भी प्रारंभ इसी ने कराया, जो कि सन 1853 में हुआ। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से चली, ठाणे से मुंबई तक चली। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ये बच्चों याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो सबसे पहले जो रेलवे थी वो ठाणे से मुंबई तक चली गई। कंपनी सरकार ने उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने और प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए उद्देश्यों से रेलवे लाइन को बिछाया, यातायात को विकसित किया। और परिवहन और संचार के साधनों की व्यवस्था ने भारत के में जन जन नई स्फूर्ति और जागृति का संचार किया। यह व्यवस्था भावी भारत के उदय में बहुत ही बड़ा सहायक सिद्ध हुई। मतलब अंग्रेज़ी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो यातायात की व्यवस्था दी, वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश शासक थे उनको यातायात करने के लिए या अपने व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि उस टाइम ना रेलवे लाइन थी नहीं और ना ही सड़कें पक्की थी कि आसानी से इंसान आ जा सके। तो उसने रेल निर्माण का कार्य किया, जिससे वो कम समय में बहुत अधिक दूरी तक आसानी से जा सकता था, जिससे उनके यातायात में आसानी हुआ और एक जगह से दूसरे स्थान तक व्यापार करने में भी आसानी प्राप्त हुई। कच्चा माल जैसे चाय, नील, रेशम, अफीम, कपास आदि का क्रय करके भारतीय वासियों को ही वो देती थी और यूरोपीय देशों में निर्यात करने में मदद करती थी। भारतीय व्यापारियों का यह वर्ग क्या कहलाया, मध्यम वर्ग कहलाया। अंग्रेजी कंपनी में कार्यरत अधिकारी भी मध्यम वर्ग के ही सदस्य होते थे। धीरे धीरे मध्यम वर्ग के कंपनी के अन्याय या शोषण और पक्षपात पूर्ण होने से वो दुखी हो गए और उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। आक्रोश सन 1857 की क्रांति बनकर फूट निकला। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए इस एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय यूरोपियन साहित्य में विज्ञान की शिक्षा कब प्रदान की, तो 1855 में की। भारतीय सिविल सर्विस की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ये मैकाले वाला गलत है, इसको मत लगाइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की। फिर सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना, कोलकाता में बना। रिक्त स्थान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर ही पिट इंडिया एक्ट बना। भारतवासियों के एक लंबे समय तक अंग्रेजों के शासन का भार ढोना पड़ा। धीरे धीरे संस्था भारतीय प्रभुसत्ता के स्वामी बन गई थी और थाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, थानेदार को सौंपी गई। अब सही गलत में निशान लगा लीजिए। ब्रिटिश संसद ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, सही। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, सही। कॉर्नवालिस कोलकाता सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए, सही। रैयत वाली मालगुजारी की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हुई, गलत। बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आप लोग बुक फिल कर लीजिएगा।